हेलो व्यूअर्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल मौके पे चौका। और आज दिन की रोशनी में हमारे साथ मौजूद हैं शेरोज समान ऑल द वे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। काफी फ्रेश लग रहे हैं इस रेड जैकेट में। मुस्कुरा भी रहे, शर्मा रहे हैं। वैसे तो कैमरा शायद तो नहीं है ये, लेकिन काफी अच्छा मौसम लग रहा है पीछे शेरोज। या ये सुबह का वक्त है? हाँ, नहीं, इधर क्लाउडी मौसम हुआ है आज, वरना इस टाइम बहुत धूप हो जाती है, तो मैंने सोचा आज जगह थोड़ी सी चेंज करते हैं नहीं अपने नहीं लोगों के लिए। नहीं, बड़ा अच्छा किया आपने। जरा लोगों को आपने एक आउटडोर्स भी दिखाए अपने। अच्छा, क्विकली मैं आऊंगा शेरोज। आज आपने मैचेस देखे? सबसे पहले मैच था हमारा सिंध का वर्सेस सेंट्रल पंजाब, और उसके बाद रात में मैच था नॉर्दर्न का विद साउदर्न पंजाब। तो कैसे लगे आपको ये दोनों मैचेस? यार पहला मैच इसलिए अच्छा लगा क्योंकि सरफराज ने जैसे इनिंग्स बिल्ड की थी और एंड तक अपनी टीम को लेके गया था। ऑल्दो 64 5 था जब मैं देख रहा था, तो दानिश अजीज ने भी बड़ी रैश शॉट मारी और आउट हो गया। तो जैसे सैफी भाई ने जो बिल्ड किया था अपनी इनिंग्स को और एंड तक लेके गए और आखिरी ओवर में कैच किया, वो भी वहाब रियाज का, जो कि एक बहुत अच्छे बॉलर है। और दूसरा मैच इसलिए अच्छा लगा, अनएक्सपेक्टेडली भाई पाकिस्तानी बैट्समैन इतना रन चेस कर रहे हैं क्योंकि पीएसएल है नहीं है। तो वो आगा सलमान की बैटिंग देख के बहुत मजा आया, और पहली दफा आजम खान का थोड़ा सा टैलेंट नजर आया, जो जिन्होंने 9 बॉलों पे 23 रन दिए। तो दोनों मैचेस बहुत अच्छे लगे। शायद अच्छा, लाहौर की विकेट ऐसी है, रन स्कोरिंग विकेट है, पिंडी जैसी नहीं है, तो इसलिए भी हो सकता है 200 चेज भी हो गया। पिच ऑन द स्लोअर साइड थी। मैंने बैट्समैनों को पोस्ट मैच में सुना, तो उन्होंने कहा पिच ऑन द स्लोअर साइड है। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की होगी दूसरे मैच में कि ड्यू ने बहुत अहम रोल प्ले किया है। स्पेशली कजाफी स्टेडियम में ड्यू का एलिमेंट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है मैचेस में। और एंड पे तो यही देखा जा रहा था कि हर बॉल के बाद नवाज और शादाब टॉवल से बॉल को सुखाने की कोशिश कर रहे थे, और वो बिल्कुल उनके एज पर देयर फीडबैक एंड एज पर देयर परस्पेक्टिव सारी बैटिंग ही चेंज हो गई थी। और पिच की जो एक कंडीशन थी वो ही चेंज हो गई थी। विकेट बहुत डिफरेंट प्ले कर रहा था ड्यू के एलिमेंट आने की वजह से। पर आई गेस फिर भी ड्यू को देखते हुए भी ऐसी बैटिंग करना जहाँ पे आपका 211 212 रन ऑलरेडी टीम में किए मुश्किल हो। होता है। और जबकि नॉर्दर्न का हम मैच जब देख रहे थे, उनकी विकेट्स बड़ी जल्दी गिर गई थी। जी मतलब ऐसी कोई परफॉर्मेंस नहीं आई किसी बड़े बैट्समैन से। जी। तो सॉरी, साउथर्न पंजाब की। नॉर्दर्न ने तो अच्छी बैटिंग की, साउथर्न पंजाब क्योंकि शोएब मकसूद भी आउट हो गए थे, खुशदिल शाह जिनसे उम्मीदें थी वो भी आउट हो गए थे। ड्यू के अलावा भी मतलब बैट्समैनों को वो शाबाशी देनी चाहिए जिन्होंने कि बहुत अच्छी उन्होंने बैटिंग की। मतलब और जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया और जी बिल्कुल। लीड फ्रॉम अब द फ्रंट किया। ड्यू का मुझे नहीं पता, शायद आपको थोड़ा आइडिया होगा। मैं मैचेस क्योंकि इतने अच्छे से यूएई में देखे नहीं है हमने, पता नहीं यूएई में ये प्ले ड्यू आती है, आई गेस आती है क्योंकि उधर भी ह्यूमिड होता है मौसम, मेरा जी ख्याल है आती होगी। जी। इतनी नहीं आती जितना हमने लाहौर में ऑब्जर्व की, या पाकिस्तान के और हम्म। शहरों में आती है। तो खैर, अब चूंकि बहुत इंटरेस्टिंग है ये टूर्नामेंट, और इट इज अ बिल्डअप ऑफ द आईसीसी वर्ल्ड टी20 एज फार एज आवर स्क्वाड सिलेक्शन इज कंसर्न। तो मैं आपको एक यहाँ पे न्यूज देता चलूं कि कल हमारी जो टीम है वो बायो सिक्योर बबल में एंटर हो जाएगी फॉर द आईसीसी वर्ल्ड टी20, बिल्डिंग अप टू देयर हम्म। फ्लाइट ऑन 15 अक्टूबर, जिसके लिए उनको पाकिस्तान से रवाना होना है। तो चलें, मोहम्मद हफीज तो माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता रिकवर कर रहे हैं। आज मैं उनका एक इंटरव्यू भी सुन रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि मैंने फिटनेस और अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है। तो मैं हम्म। बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ अपनी इंक्लूजन को लेके और अपनी तैयारी को लेके। लेकिन एक बात तो इस्टेब्लिश है कि इफ ही इज रिटेन्ड तो वो नेशनल टी20 में सेंट्रल पंजाब की फर्दर कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते। फर्दर क्या, उन्होंने तो अभी तक कोई मैच नहीं खेला अपनी हम्म। हेल्थ इशू की वजह से। सो चलिए, उन पे तो बात होगी। लेकिन स्पेशली टॉकिंग अबाउट द नेशनल टी20 और आज के मैचेस की भी जो प्रोग्रेस रही, आपको क्या लगता है कि जो हमारे अभी जो पोटेंशियल चेंजेस नजर आ रही हैं कि आजम खान जो है वो कंसिस्टेंट नहीं रह सके। उन्होंने डबल फिगर्स में, ठीक है, कुछ स्कोर्स वगैरह किए हैं, 20s 30s किए हैं, कुछ 14s 15s भी किए हैं, लेकिन कोई बड़ा स्कोर नहीं कर सके और कोई रिस्पॉन्सिबल इनिंग्स नहीं अभी तक खेल सके। ठीक है, उनका काम पावर हिटिंग था, लेकिन वो अभी तक कोई उसको सही तरह जस्टिफाई नहीं कर सके। तो एक उनकी एक्सक्लूजन नजर आ रही है। अपार्ट फ्रॉम हिम सिमिलर उस पे बेसिस पे खुशदिल की एक्सक्लूजन हमें
नजर आ रही है एक्सपेक्टेड। और फास्ट बॉलिंग पे बाद में आते हैं, तो इन दोनों की जगह आप क्या देखते हैं कि क्या रिप्लेसमेंट हो सकती है? आज के मैचेस को भी आप मद्देनजर रखें, हैदर अली ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, सरफराज अहमद ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, इसके अलावा मोहम्मद नवाज तो ऑलरेडी टीम का हिस्सा हैं, चले वो तो इंक्लूडेड है, इसके अलावा आगा सलमान ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बट ऑब्वियसली वो अभी हमारे सिलेक्शन कमेटी के प्लान्स में अभी शामिल नहीं है फॉर द T20 फॉर्मेट। तो आप क्या देख रहे हैं इन दोनों की रिप्लेसमेंट्स? अच्छा, आजम खान का तो थोड़ा सा वो लोग पहले से भी कह रहे थे कि यार क्योंकि फिजिकली भी वो थोड़े से एज सच फिट नहीं है, क्योंकि अगर वो बैटिंग के अंदर वो 23 रन देते भी हैं तो वो, क्योंकि वो कीपिंग तो करेंगे नहीं पाकिस्तानी टीम से, और अगर आप फील्ड में उन्हें रखते हैं तो आपको पता है उन्हें आपको छुपा के रखना पड़ेगा कहीं पे, वरना 10-15 रन तो वो लीक करेंगे, लीक तो फायदा नहीं होगा। तो आजम की जगह जैसे उनको भी हीटर लाए थे और खुशदिल शाह को भी हीटर लाए थे, तो यार शोएब मलिक का मैं रिकॉर्ड देख रहा हूँ इस नेशनल T20 में, मतलब कैरेबियन लीग में वो अच्छा नहीं खेले, पर इस नेशनल T20 में उनके 185 स्कोर है और साथ में 159.9 का उनका स्ट्राइक रेट है। तो खुशदिल शाह ने तो ऐसा ना कोई स्ट्राइक रेट दिखाया ना रन किया, तो मुझे लगता है शोएब मलिक आखिरी एक तो वर्ल्ड कप है मेरा ख्याल है, तो उनका कुछ दिल में होगा भी कि यार एक, क्योंकि 19 के वर्ल्ड कप के फेलियर के बाद मेरे ख्याल है काफी डिसहार्ट भी हो चुके थे वो, पर कम बैक किया उन्होंने, तो मुझे लगता है एक आखिरी गो उनको मिलना चाहिए, क्योंकि यूएई की पिचेस में मैं बहुत मैचेस खेले हैं, चाहे PSL हो या T10 लीग हो, या उन्होंने कैप्टनसी भी की है पाकिस्तान की 2007 से लेके, वही कैप्टन थे जब हम वेस्ट इंडीज से बाहर खेलते थे और इंग्लैंड से भी बाहर खेलते थे। उसके अलावा चले खुशदिल की जगह तो शोएब मलिक हो गए, पर आजम खान की जगह सरफराज भी हैं, वो भी आ सकते हैं, पर सरफराज को एक ही सूरत में अंदर आना चाहिए, जो मेरा मानना है कि यार उनको फिर आप प्लेइंग 11 में जरूर रखें। अगर सरफराज को सिर्फ बेंच के ऊपर ही बिठाना नहीं है नहीं, तो हाँ आई गेस बिल्कुल सही कह रहे सरफराज हैं। का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अच्छा अगर आपने जैसे जी वो, जी जी जी। सॉरी सॉरी, तो मैं वही कहता कि जैसे उन्होंने आज के मैच में भी इनिंग्स बिल्ड की है, अगर देखिए हमारे पास रिजवान है, बाबर है जो इनिंग बिल्ड करते हैं, एक और आपको प्लेयर चाहिए, मलिक भी आपके हिटिंग में आ जाएंगे, हफीज भी आपकी हिटिंग में आ जाएंगे, आपको पता है हफीज भी कभी कभी रैश शॉट मारते हैं एकदम और आउट हो जाते हैं, फिर शदाब भी वैसे ही हैं, आसिफ अली आपके पास है, तो मुझे नहीं लगता आपको इतने ज्यादा हिटर चाहिए, स्पेशली यूएई की कंडीशन में, क्योंकि मैंने IPL देखी है यार, था उधर 135 भी चेस करना बहुत मुश्किल हो गया था टीम से, सही है, सही 135 भी रोका है उधर टीम से ना, सही तो है। आपको ये चीज माइंड में रखनी पड़ेगी, किसी को उधर रुकना भी पड़ेगा विकेट के ऊपर। ठीक है, इसमें लेकिन हमारी जो टूरिंग सिलेक्शन कमेटी और जो हमारी करंट जो सिलेक्शन कमेटी है, उनका जो थिंक टैंक का अप्रोच है कि क्योंकि इस टीम में स्पेशलिस्ट ओपनर अपार्ट फ्रॉम बाबर रिजवान, खैर वो भी 2 साल पहले तक तो स्पेशलिस्ट ओपनर्स नहीं थे, तो स्पेशलिस्ट ओपनर की कमी नजर आ रही थी। तो मेरी जो इत्तलात है और मेरी जो सोर्सेज बताती हैं, जो हमने ट्विटर पे ट्रेंड्स फॉलो किए हैं, वो उससे ये नजर आ रहा है कि अभी तक 3 मैच खेल के और हाईएस्ट 49 का स्कोर करके बेंच पे बैठे हुए फखर जमान का बहुत ज्यादा चांस है इंक्लूड होने का। एक इसकी रीजन मैं आपको ये बता देता हूँ कि वो स्पेशलिस्ट ओपनर है, दूसरी इसकी ये रीजन है कि उनके साथ एक एक्स फैक्टर हमेशा इन्वॉल्व रहेगा, क्योंकि उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट चैंपियंस ट्रॉफी में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया और उन्हें 200 भी किया हुआ पाकिस्तान की तरफ से। और तीसरा इसका ये रीजन है कि वो स्पिन को उन्होंने स्पेशली साउथ अफ्रीका में तबरेज शमसी और इसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी में रविचंद्रन अश्विन और जडेजा को बहुत अच्छा खेला था, तो शायद हम उन पे बैन करना चाह रहे हैं। दूसरी मैं आपको ये बता देता हूँ कि रिप्लेस सॉरी मैं इस, जी, अच्छा ठीक है, दूसरी आप मैं बोल रिप्लेसमेंट रहे थे। ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि इसमें ये हो सकता है कि अभी तक हैदर अली सरफराज से ऊपर है एज फार एज रन्स आर कंसर्न, स्ट्राइक रेट इज कंसर्न, बट चूंकि यहाँ पे थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि टेक्निकल इंक्लूजन हो रही हैं, मतलब हिटर फॉर ए हिटर हो रहा है या एन ओपनर फॉर एन ओपनर होना चाहिए। अब अगर आप आजम और खुशदिल को निकालेंगे तो आपका सवाल बजा है कि वो तो ओपनर्स नहीं है तो उनकी जगह फखर कैसे आ सकता है, तो वो ठीक है, एक एग्जेम्पशन हो सकती है। लेकिन जो अगर आप आजम को निकालते हैं तो मुझे जो पता चला है, देयर इज अ टाई बिटवीन शोएब मलिक एंड सरफराज। सो अगर आप कीपर की जगह कीपर को रिप्लेस करेंगे तो उसमें तो सरफराज अहमद ही अच्छा, आते हैं, और वो ये जो अभी टाई नंबर आपने 8 जो पे है। बताया ना मुझे, टाई, ये टाई फिर भी थोड़ा सा जस्टिफाई कर सकते हैं कि यार मलिक और सैफी सरफराज भाई की जो पोजीशन है वो एक ही जैसी है, मतलब वो उन्हें एक ही नंबर पे बैट करना है, तो उनका यही ख्याल होगा कि यार सरफराज को अगर हमने प्लेइंग 11 में नहीं रखना ना तो उसको लेके जाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो अब उसमें ये मैंने सरफराज को देखा कि वो नंबर 8 पे हैं, और इसके अलावा उनके जो एवरेज है वो 32 है एंड अभी तक 185 है, तो वो शायद इंक्लूड हो जाए
लेकिन शोएब मलिक और हफीज के दरमियान फिर शायद इवेंचुअली टाई बनेगा, क्योंकि देखिए शेरोज बहुत जरूरी है एक फिटनेस और ट्रेनिंग से। पर वो आपने आपने फखर की बात की थी तुमने, तो फखर का यार रिकॉर्ड स्पिनर्स के खिलाफ रिसेंटली कोई अच्छा नहीं है। वो स्पिनर उनके अश्विन और जडेजा उन्होंने उनको पकड़ चुके हैं, साल से हमने देखा है वो स्पिनर पे वही रैश शॉट मारते हैं लॉन्ग ऑन पे और वो आउट हो जाते हैं, ठीक है। और नेशनल T20 में भी यही हो रहा है, तो थोड़ी ज्यादती होगी बाकी लोगों के साथ जिन्होंने परफॉर्म किया आई गेस, क्योंकि बैट्समैन हम T20 के अंदर बाबर आजम और रिजवान को हम चलाते हुए आ रहे हैं। आपने भी देखा था हमने इंग्लैंड के अंदर फखर को नीचे भी खिलाया था, कोई फायदा नहीं हुआ था। तो मुझे लगता है फखर का आना अनजस्टिफाइड है। तो सरफराज और मलिक के लिए तो आई एम ऑल इन के यार, ठीक है उनका आना बनता है। अगर मैं आपको जल्दी से अपने बैट्समैनों की लिस्ट दिखाऊं जो अभी तक टॉप कर रहे हैं, उसमें आप देखें तो फखर तो एग्जैक्टली उनके साथ ये हो रहा है कि वो इन 20 बैट्समैनों की लिस्ट में तो शामिल ही नहीं है। एग्जैक्टली और हैदर बिल्कुल। नंबर 2 पे, जो मैं आपको बता रहा था कि 280 रन हैं उनके अभी तक, जो टोटल हाँ देखिए, नेशनल T20 में आपने किया, अगर हाईएस्ट 91 है विद एन एवरेज ऑफ 70। इसके बाद हाँ साहिब, अगर आपको, सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ बीच में, अगर आपको एक्स फैक्टर चाहिए ना, तो वो आपको, मेरा ख्याल है आप भी सही जानते हैं, हैदर अली भी दे सकते हैं एक्स फैक्टर, शर्जील जैसा और फखर जैसा। तो आप उनको लेके बिल्कुल, जाएं मुझे लगता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि लेकिन आपने उनको देखते हैं इंग्लैंड कि इंग्लैंड के अब खिलाफ भी आपने देखा है, इंग्लैंड के खिलाफ भी हमने देखा था, इंग्लैंड के ग्राउंड में भी बहुत अच्छी बैटिंग की थी, अनलकी रहे थे कहीं कहीं पे, पर अच्छा खेल रहे थे। तो मुझे लगता है एक्स फैक्टर ये प्रोवाइड कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इनका हैदर अली के साथ टाई बनता है या शर्जील खान के साथ बनता है, क्योंकि शर्जील खान भी इस लिस्ट में नंबर 5 पे आ रहे हैं विद अ टोटल ऑफ 212 एंड हाईएस्ट ऑफ 64 एंड विद एन एवरेज ऑफ 30.29 व्हिच इज नॉट दैट बैड। ठीक है, एंड ऑल्सो विद अ गुड स्ट्राइक रेट एज वेल, गुड क्योंकि स्ट्राइक शर्जील को तो रेट मैंने एज वेल। तेजी खेलते हुए जी देखा है जी। हमेशा। तो खैर ये तो हमारी कुछ पोटेंशियल चेंजेस पे बात हो गई है। तो तो हाँ, अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, लास्ट चीज, थोड़ा सा अगर आप शोएब मकसूद के बारे में बता दो, क्योंकि आप बड़ा डीपली फॉलो कर रहे हो शोएब को भी और ये टीम को, क्या आपको लगता है शोएब मकसूद को अभी भी होना चाहिए? मुझे तो लगता है ठीक है यार, अब डाला है तो उसको रख लें, वो 20 25 24 कर ही रहा है, मतलब अब आप क्या कहते हो इस बारे में? सुहेब मकसूद ने एक दो इनिंग्स अच्छी खेली हैं एंड वी बिलीव के बस फील्डिंग फील्डिंग के ऊपर आपने बहुत फील्डिंग का दफा कहा इशू है, है। और एंड हाँ। दूसरा उनके साथ ये इशू है कि उन्होंने जो इस नेशनल T20 में नई परफॉर्मेंस दी, तो क्वेश्चन मार्क्स आर देयर, लेकिन उसके लिए वो मेहनत करते हुए नजर आए कि उन्होंने अपनी कैप्टनसी छोड़ी बैटिंग पे फोकस करने के लिए। दूसरा उन्होंने ओपन किया। इसके अलावा जो टूरिंग सिलेक्शन कमेटी है और इसके अलावा जो हमारी कोच सिलेक्शन कमेटी है, वो ये देखना चाह रही है कि चूंकि इन्होंने इससे पहले वनडे डोमेस्टिक में बहुत अच्छा परफॉर्म किया और PSL में, तो वो उनको प्रॉपर फेयर चांसेस देना चाह रहे हैं एट द इंटरनेशनल सर्किट एज वेल। ठीक है, नेशनल T20 में डोमेस्टिक में तो उनको बहुत चांसेस मिल रहे हैं, कहीं कई मरतबा वो प्रूव नहीं कर पा रहे, लेकिन इंटरनेशनल सर्किट में अभी तक उनको वेस्ट इंडीज के खिलाफ चांस मिला है और इसके अलावा इंग्लैंड के खिलाफ चांस मिला है। तो उनको थोड़ा एक लॉन्गर रन देना चाह रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक्सपीरियंस कैंपेनर है, 2014-13 से पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, एक वर्ल्ड कप भी खेल चुके हैं 2015 का। तो इसलिए वो उनको फेयर चांस देना चाह रहे हैं कि अभी इट्स टू अर्ली टू पुल हिम बैक, क्योंकि उनको अभी दोबारा जब उन्होंने कम बैक किया तो आपने देखा कि T20 वेस्ट इंडीज के भी वॉश आउट हो गए और उसके अलावा उनको एक T20 खेलने का मौका मिला वेस्ट इंडीज में और बाकी 3 T20 उधर के। तो उनको वो T20 में एक फेयर लॉन्ग रन देना चाह रहे हैं, तो इस वजह से उनको रिटेन किया जाएगा। सो अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग वीडियो में हम बॉलिंग चेंजेस भी जो हो सकती हैं, वैसे तो अभी एक आधी कोई बॉलिंग चेंज होगी, लेकिन मेजरली बैट्समैनों का हसनैन की आई गेस, आई गेस मोस्टली। मेजरली बैट्समैनों पे ज्यादा शायद फोकस था। तो डिपेंड करता है, अब कल से अगर टीम बबल में जा रही है तो कल क्या फाइनल स्क्वाड अनाउंस होता है, या फिर ये इसको स्ट्रेच करेंगे 8 तक, 9 तक या 10 तक। सो ये आज की काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी, क्योंकि मैचेस को देखते हुए ही सिलेक्शन कमेटी ने आगे फर्दर फैसला करना था। शर्जील खान भी बिल्कुल। आज क्रैश शॉट मार के आउट हो गए और उनका फखर के साथ फिटनेस पे एक कंपैरिजन बनता है, लेकिन एट द सेम टाइम हम इन दोनों को तगड़ा पर मुकाबला हैदर अली भी दे रहे हैं। हैदर अली है, उसको वो जा सकता है, हैदर अगर बिल्कुल। उनको उसको सिलेक्ट किया तो मतलब अनजस्टिफाइड नहीं होगा, सही होगा, हमें मुझे सही लगेगा कम से कम यार, सही है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच शेरोज, आपने टाइम निकाला। आज 2 मैचेस पे हमने अपनी डिस्कशन की एंड देखते हैं कि इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, आर यू बेटिंग ऑन शोएब मलिक या सरफराज अहमद? यार सरफराज आपको पता है मेरे वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर्स में से एक है,
पर मुझे लगता है मलिक शायद ले जाएं, क्योंकि वही प्लेइंग 11 में शायद सैफी भाई की जगह ना बने तो मलिक भी आगे तो ठीक है, आई गेस शोएब मलिक। सो चले, मेरा वोट फिर सरफराज के साथ है। एंड फिर बाय द टाइम स्क्वाड गेट्स अनाउंस तो देखते हैं किसकी प्रिडिक्शन सही साबित होती है। हाँ जरूर। चलें, टिल यस। देन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आपसे बात होती है। एंड हमारे व्यूअर्स के लिए है कि प्लीज कीप सब्सक्राइब करें। चैनल, और प्लीज बेल आइकन को प्रेस करें, एंड नोटिफिकेशंस आपको आती रहेंगी जब जब कोई नई वीडियो अपलोड होगी। सो थैंक यू सो मच, एंड टिल देन गुड बाय एंड अल्लाह।